हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इकोनॉमी की क्लासेस में। जल्दी से लाइव आइएगा क्लास के अंदर में। प्लीज डू ज्वाइन फास्टली। जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, जल्दी से विद इन 2 मिनट में फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि बजट का चल रहा था। हेलो हेलो दमनप्रीत जी, हेलो, कैसे हैं आप सब। जल्दी से लाइव आइएगा जो भी है। कल क्लास के अंदर में मैंने एक बात बोली थी कि लास्ट में ना सरप्राइज दूंगा आपको कुछ, लेकिन वो सरप्राइज कुछ हो नहीं पाया था। वो बाद में मेरे दिमाग से मिस हुआ है, उसके लिए माफी। तो आज एक बार आप उसको ना बाद में मेरे को रिमाइंड करा देना कि सर वो सरप्राइज क्या है। ठीक है। पीसीएस लेवल का जो भी बेसिक आपको चाहिएगा, तो उसमें करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया एज वेल एज मैपिंग जिसको मैं बोल सकता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। और इकोनॉमी जो क्लासेस आप चल रही है, इकोनॉमी का जो भी बेसिक होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के रिगार्डिंग ना। जैसे बजट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इस तरफ से। अच्छा, ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक है, वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये सब देखने के लिए आप ना यूट्यूब पे एक चैनल है। ठीक है, वो चैनल का नाम क्या हो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप इसको होल्ड रखिएगा। वहां पर फरवरी से लेकर के नवंबर तक का करंट अफेयर हो चुका है। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में ना, वन लाइनर फॉर्मेट में। ज्यादा लंबी वो वीडियोस नहीं रहती हैं, बहुत ही करेक्ट फॉर्म में है और हाथों से लिखा हुआ वो मटेरियल है। ठीक है। तो ये बातें बताऊंगा वो है क्या। ठीक है। तो अभी आप अपने इस बजट के लेक्चर को तैयार कीजिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलो, कल जो हमने बजट देखा था आपको समझ में आया कैसे कैसे बजट को प्रिपेयर करती है सरकार। कौन से आर्टिकल में बजट आता है। ठीक है। कौन से आर्टिकल से वो खर्चे होते हैं और कौन से आर्टिकल से वो टैक्स को लगाते हैं। ये सारा कल हमने देखा था। ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने आपके पास बजट के दो अकाउंट बताए थे। एक आता है आपके पास रिवेन्यू अकाउंट और दूसरा आता है आपके पास कैपिटल। रिवेन्यू दैट मीन्स राजस्व और कैपिटल दैट मीन्स पूंजी। ठीक है। तो राजस्व खाता और पूंजी खाता। तो आपके पास जो राजस्व खाता होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होता है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट मीन्स राजस्व खर्चे। ठीक, व्यय जिसको बोलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। स्ट्रक्चर दिमाग में फिट रखिएगा कि अगर हम बजट की बात कर रहे हैं तो दो अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला होगा रिवेन्यू अकाउंट। ये दो तरीके का होगा। एक होगा यहाँ पर रिवेन्यू रिसिप्ट, प्राप्तियां, और एक होगा आपके पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्यय खर्चे। रिसिप्ट दो तरीके से सरकार इकट्ठा करती है अपने पास में। एक होगा टैक्स प्रोसेस से,
एक होगा नॉन टैक्स एक्टिविटी से। ठीक है जी, टैक्स क्या है, नॉन टैक्स क्या है, कल मैंने आपको बताया था। जो सरकार एक्सपेंडिचर करेगी वो दो तरीके से करेगी, आपके सामने करेगी। एक होगा विकास कार्यों पर, डेवलपमेंटल वर्क पर या डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होगा आपके पास नॉन डेवलपमेंटल, नॉन विकास कार्य खर्चे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार जल्दी से इस फ्लो चार्ट को बनाइएगा अपने नोटबुक पर, जल्दी से, डू फास्ट। ठीक है, आज हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। ठीक है, पूंजी खाता। तो पूंजी खाता भी दो तरीके से अकाउंट अपने पास रखेगा, दो तरीके से पूंजी खाते को हम पढ़ेंगे। एक होगा कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पूंजी प्राप्तियां, और एक होगा कैपिटल खर्चे, कैपिटल व्यय, एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कल मैंने आपको बोला था कि सरकार की दो पॉकेट होंगी, एक पॉकेट से वह डेली बेसिस के खर्चे मेंटेन करेगा, और दूसरी पॉकेट से वह कभी कभार के, वन से वाइल, कभी कभार के खर्चे मेंटेन करेगा। ठीक है, अगर डेली बेसिस पर खर्चे हो रहे हैं या डेली बेसिस की पॉकेट को गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, तो उस पॉकेट का नाम होता है रेवेन्यू अकाउंट, अंडरस्टूड। और दूसरी पॉकेट जो है, जो कि सरकार कभी कभी यूज करती है, तो उस पॉकेट को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मैंने मेहनत कर ली थी कल। अभी भी मैंने आपको बताया है, जो अभी क्लास को देख रहा है, जो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास देख रहा है, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब मैं बोल रहा हूं कि सरकार कभी कभी अपना ये अकाउंट यूज कर रही है, तो कभी कभी जब सरकार अपने पैसे को देखती है, कैपिटल रिसिप्ट, इसका मतलब होता है पूंजी प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां। सरकार अपने पास कभी कभी के हालात में पैसा कहां से जुटा सकती है, बताओ। कभी कभी, अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई ये। सरकार लोन लेगी ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि सरकार डेली बेसिस पे लोन ले रही है, तो लोन तो सरकार कभी कभी लेगी ना। तो अगर कभी कभी लोन ले रही है, लेट सपोज आप हो, आपके पास 10,000 रुपए का एक बैलेंस है, आपने बोला कि भाई मुझे अपने दोस्त से ना 1,000 रुपए और उधार लेने हैं। यस, उधार। तो क्या आप डेली बेसिस पे उधार लेंगे? कभी कभी तो लेंगे ना। तो जब आप कभी कभी उधार ले रहे हैं, तो जो आपके पास खुद की 10,000 वाली पूंजी है, तो उस पूंजी में ऐड होगा कि कम होगा? ऐड हो जाएगा ना। 1,000 इधर से डाला तो कितना हो गया? 11,000। तो 11,000 आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तब दैट मीन्स सरकार ऐसा क्या काम करे जिससे वह अपनी पूंजी में और अधिक पूंजी को जोड़ सके? तो वो क्या करेगी? लोन लेगी, प्लस उधार, जिसको हम बोलते हैं बोरोविंग, उधार लेगी अलग अलग संस्थाओं से, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, आईएमएफ से उधार लिया, ठीक है, बिजनेसमैन से उधार लिया, और जितनी भी सरकारी संपत्ति है, गवर्नमेंट एसेट्स, उनको बेचेगी। जैसे हम देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर को बेच रही है, जिसको हम बोलते हैं निजीकरण। ठीक है, तो जब पब्लिक सेक्टर को बेच रही है, तो सरकार पूंजी को ऐड कर रही है ना। ठीक है, दूसरा, रिकवर लोन,
लेकिन ऐसा भी तो है ना, सरकार ने भी तो किसी को लोन लिया दिया होगा ना। जगह अब अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमने भी तो किसी को दिया होगा ना, तो वो लोन भी हम रिकवर कर रहे हैं। तो जब आप किसी से उधार मांग रहे हैं तो कल के दिन वो उधार आप पे करेंगे। तो जब आप वो उधार पे करेंगे तो जो जिस आदमी को आप पे कर रहे हो तो उसकी तो रिकवरी होगी ना लोन्स की, तो उसकी पॉकेट तो भर गई ना पैसे से। तो सिंपल यही यहाँ पर कहानी है। सरकार अपनी पूंजी को प्राप्त करेगी तो उसके पास इस तरह के मेथड हो सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे क्या, कि मैं इसको किधर लिखूं, इधर लिख लेता हूं, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। भाई सरकार कभी कभी बेचेगी ना, ऐसे तो नहीं कि डेली बेच रही है मार्केट में। अगर डेली बेचेगी तो नहीं तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर है भी नहीं जितना वो बेच देगी फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर सरकार कभी कभी के खर्चे मेंटेन कर रही है या कभी कभी अपनी पॉकेट को यूज कर रही है, तो उसके दो तरीके वो यूज करने के होंगे। एक होगा कैपिटल रिसिप्ट, पूंजी कहां से आ सकती है सरकार के पास कभी कभी, नॉट द डेली बेसिस। पूंजी कहां से आएगी कभी कभी, तो उसके पास चार प्रोसेस हैं कभी कभी के रिस्पेक्ट में। या तो लोन लेगा, उधार लेगी सरकार। दूसरा, सरकारी संपत्तियों को बेच सकती है। तीसरा, जो भारत सरकार ने या सरकारों ने अगर लोन लिया है किसी को तो उस लोन की वो रिकवर कर सकती है। चौथा हो सकता है कि जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, जो भी आपके सरकारी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, उनसे अपना निवेश खींच सकती है ताकि अपनी तिजोरी को वो भर सके। तो ये अकाउंट जो था आपके पास, इसमें जो कैपिटल रिसिप्ट है ये क्लियर है? प्लीज मेरे को बताइएगा एक बार। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्तियां। प्राप्तियां, सरकार कहां से कभी कभी के बेसिस पर पैसा जोड़ रही है। चलो, इट इज क्लियर और नॉट? मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपने नोट किया होगा। अब दूसरा मेरे पास आएगा कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चे करेगी, लेकिन कैसे? कभी कभी, नॉट द डेली बेसिस। तो सरकार कभी कभी जब खर्चे करेगी तो क्या कर सकती है उन खर्चों पर? तो वो क्या करेगी? फ्रेश इंफ्रा बनाएगी, जैसे कि किसी एरिया से सड़कें बनानी है, एज लाइक ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। तो सरकार एक ही बार खर्चा करेगी ना, और जब वो सरकार एक बार खर्चा कर रही है तो सरकार को उस रास्ते का जब प्रयोग होगा, वो आवाजाही के लिए यूज होगा रास्ता, तो सरकार वहां से रेवेन्यू कमाएगी इन द फॉर्म ऑफ टोल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द जीएसटी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बढ़ेंगी, तो उसपे जो अभी आपके पास रोड टैक्स होगा वो लगेगा। तो इस तरह से सरकार क्या कर रही है, जब भी सरकार नया फ्रेश इंफ्रा बनाती है तो वह भविष्य के लिए पूंजी तैयार करती है अपने लिए। अंडरस्टूड? मान के चलो मैं आपको डेली बेसिस पर एजुकेशन दे रहा हूं। एजुकेशन क्यों दे रहा हूं? ताकि कल के दिन आप अपने जीवन स्तर में सुधार करेंगे, ठीक है। तो यही है कि अगर सरकार सड़कें, रेल, ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज, बंदरगाह, जितनी भी अदर एक्टिविटी है एक बार बना रही है, तो उस एक्टिविटी से वो कल के दिन पैसा कमाएगी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फ्रेश इंफ्रा, ठीक है, नया ढांचा। दूसरा आ सकता है रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट, जब सरकार लोन लेती है तो वो रीपेमेंट खर्चे भी तो दिखेगा ही ना। रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने उधर में लोन लिया था, देखो यहाँ पर सरकार जो लोन लेगी वो कभी कभी लेगी। सरकार लोन कभी कभी लेगी तो उसका मतलब वो कैपिटल रिसिप्ट में काउंट होगा। जब सरकार लोन कभी कभी ले रही है तो सरकार लोन भी कभी कभी पे करेगी। तो जब सरकार कभी कभी लोन पे कर रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं? हम डालेंगे
लोन सरकार देती है राज्यों को, लोन टू स्टेट। ऐसा तो नहीं है ना कि राज्य कभी कभी ना मांग करके डेली बेसिस पर भारत सरकार के दरवाजे पर बैठे हैं कि भाई हमको ना लोन दे दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो राज्य सरकारें होती हैं वो तो कभी कभी लोन मांगती है ना। तो जब वो लोन मांग रही है तो खर्चा किसका होगा? भारत सरकार का ना। तो वो कौन से अकाउंट में कंसिडर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, प्लीज लाइव जितने भी हैं आंसर कीजिएगा, या जो अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं प्लीज एक बार अपने दिमाग को दौड़ाइएगा। मैं बात कर रहा हूं इंफ्रा की। मैंने आपके शहर में एक हॉस्पिटल खोला है, सरकारी हॉस्पिटल, और एक गवर्नमेंट स्कूल खोला है। तो अब मुझे ये बताना है, आपसे ये पूछना है कि ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है जी आएगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट की कौन सी शाखा में आएगा? वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा? मैंने बात किया है हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी। आप रिप्लाई नहीं करते हो यार। अरे सीधी बात है यार, सरकार अगर हॉस्पिटल बना रही है तो क्यों बना रही है? ताकि लोगों की हेल्थ कंडीशन को सुधारा जाए ना। तो जब हेल्थ कंडीशन सुधारी जा रही है तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ना, बताओ जल्दी। और तो वो भविष्य के लिए आपकी पूंजी तैयार हो रही नहीं, नहीं हो रही है, क्योंकि हेल्थ पर खर्चा कम होगा। फिर हेल्थ सर्विस क्या होता है? मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल बना रही है सरकार, तो वो कभी कभी तो बनाएगी ना, नौते डेली बेसिस भाई सरकार जो है ना, रोज तो हॉस्पिटल नहीं बनाती, रोज तो स्कूल नहीं बनाती, तो क्या बनाती है? कभी कभी। तो जब कभी कभी बना रही है वो इसलिए बना रही है ताकि फ्यूचर में हम इन संसाधनों का यूज करके देश की पूंजी में सुधार करें, देश की जो संपत्ति है उसमें सुधार करें। अब देखो कैसे, अगर लेट सपोज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या मैं आपको प्रॉपरली टीच कर सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता ना। तो अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे क्या हो रहा है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं आपको प्रिपरेशन की मोड में उस लिए तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो क्यों कर रहा हूं? ताकि आप कल के दिन सरकारी सेवाओं में आकर के देश की अर्थव्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था में सुधार करें, जिससे देश की जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति है वो बढ़े। ठीक है, स्कूल खुल रहे हैं, सिमिलर वही कहानी है। स्कूल क्यों खुलते हैं सरकारी? प्राइवेट की मैं बात नहीं करता हूँ, पर प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो नेताओं के होते हैं, और नेताओं का काम बिजनेस से होता है। ठीक है, और सरकारी स्कूल जनता के होते हैं, गरीब लोगों के होते हैं, और गरीब की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल इसलिए खुलते हैं कि भाई उस स्कूल में गरीब का बच्चा भी बैठकर पढ़ाई करे और अच्छे से उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए वह देश के उच्च पदों तक पहुंचे, उच्च अधिकारी बने या हाई प्रोफाइल नेता बने, जिससे वह उन सब पीड़ाओं को जिससे वो निकल कर आया है, उन सब पीड़ाओं को महसूस करते हुए समाज के अन्य वर्गों तक भी उत्थान कर सके, जिससे देश की जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति है वह पूंजी के रूप में आगे बढ़ेगी। ये मतलब होता है जब सरकार हॉस्पिटल और स्कूल्स पर खर्चा करती है। लेकिन यह विडंबना है हमारे देशों की, हमारे देश की, कि भारत सरकार जब अपना बजट निकालती है तो हेल्थ पर केवल और केवल 1.6% ऑफ जीडीपी ही खर्च करती है। ठीक है, हाँ ठीक है, डेली बेसिस पर इंफ्रा ठीक होगा। और आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन पर कितना खर्च होती करती है गवर्नमेंट, 2 पॉइंट के आसपास, लगभग लगभग 2% के आसपास। देखो, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया है, इस 100 रुपये से केवल 1.6 रुपीज भारत सरकार अपने हेल्थ पर खर्चा करती है, और स्कूल्स पर 2 रुपए के आसपास खर्चा करती है। तो ये विडंबना है। और मैं आपको बता दूं
जितना भी हम बात करते हैं ना रिसर्च करेंगे, जस्ट वेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारत सरकार केवल 0.65% ही खर्चा करती है पूरी जीडीपी का। तो हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? ठीक है, तो ये कटाक्ष है गवर्नमेंट के ऊपर पे। दूसरा, गवर्नमेंट कोई भी आए, हमें मतलब नहीं है, हमें अपनी जरूरतों से मतलब है। अगर मैं रिसर्च डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में बात करूं, भारत के अंदर में जितने भी पीएचडी स्कॉलर हैं, उनका जो रेट है वो लगभग 2% जनसंख्या ही है। अभी 150 करोड़ जनसंख्या में से केवल 2% ही आदमी ऐसे हैं जो भारत में पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं। और वही डेटा अगर मैं यूएसए से कंपेयर कराऊं, अमेरिका से कंपेयर कराऊं, तो ये डेटा 38% है। तो बहुत लंबी खाई है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, हम जनरली बोल देते हैं कि 150 करोड़ जनसंख्या में से कि हम केवल कितने मेडल लेके आते हैं, कितने गोल्ड आते हैं, कितने सिल्वर आते हैं। आपको अचंबा होगा देखकर कि स्पोर्ट्स में भारत सरकार कितना पैसा खर्च करती है डेली बेसिस पर, प्रतिदिन कितना खर्चा होता है बताएगा कोई? और वहीं चाइना एक दिन में कितना खर्चा करती है अपने स्पोर्ट्स इंफ्रा को लेकर के या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर के, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। बताओ। भारत जो है एक दिन में स्पोर्ट्स पर 7 पैसे खर्च करता है, 7 पैसे। और बात करते हैं कि हमारे पास मेडल नहीं आते हैं। वहीं चाइना एक दिन में 4 रुपया खर्च करता है अपने स्पोर्ट्स पर। तो 4 रुपया और 7 पैसे अंतर है ना, तो मेडल कौन जीतेगा? चाइना। और चाइना ने स्पोर्ट्स में एक पॉलिसी लागू की हुई है कि कोई भी व्यक्ति जो ओलंपिक में या जो किसी भी इंटरनेशनल लेवल के जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे अवार्ड लेकर आता है, गोल्ड लेकर आता है या फिर सिल्वर लेकर आता है, तो वह पॉलिटिक्स में नहीं जाता है। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हमारे देश का गर्त यही है कि कोई भी व्यक्ति जो मेडल लेकर आता है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में पैसा है। लेकिन वही चाइना का जो व्यक्ति है जो गोल्ड जीत कर आता है, वह उस फील्ड को कोच करता है। लेट्स सपोज मैं तैराक हूं, मैं चाइना के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, मैं चाइनीज तैराक हूं और मैंने ओलंपिक में गोल्ड जीता है। तो चाइना की गवर्नमेंट मुझे जिम्मा देगी कि पूरे देश के जितने भी स्विमर हैं, तैराक हैं, उनको ट्रेन करूं और उनसे भविष्य के लिए गोल्ड पैदा करूं। तो ये चाइना की स्पोर्ट्स पॉलिसी है। और हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है वो आपको पता है। ठीक है, ये कटाक्ष है, मैं सीधा बोलता हूं। और हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, एमपी बनते हैं। ठीक है, और फिर वो वही राग अपनाते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारें? ये सारा बजट का टर्म्स है भाई, ये बजट में डिस्कशन आता है जब आर्थिक सर्वे आता है। आज देखिएगा और अपनी आंखें खोलिएगा हम कहाँ जी रहे हैं। आप, ये जो डेटा है ये मेरा डेटा नहीं है, ये भारत सरकार का डेटा है, जो भारत सरकार संसद के अंदर बताती है लोगों को, लेकिन लोग पहुंचते नहीं है वहां तक। ठीक है, मैं आपको आज एक थ्योरी बताता हूं, अच्छी लगे तो महसूस इसको फील करना, नहीं लगे तो वापस मेरे को रिजेक्ट कर देना। 100% जनसंख्या है भारत की, मान के चलो। इसमें से 4 तरीके के आदमी मिलेंगे आपको। 4 तरीके से कौन कौन से? अब ये आपको तय करना है कि आप कहां पर बैठे हैं। 95% भीड़ है जो धर्म के आधार पर चल रही है, जिसको धर्म बचाना है। 1% आदमी इस देश में राजा बने बैठे हैं जो संपत्ति को अर्जित किए हुए हैं। और 2% आदमी इस देश में क्या है? बुद्धिमत्ता है, दैट मीन्स बौद्धिक स्तर जिसका ज्यादा है, बौद्धिकता को अपनाते हैं, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल। ठीक है, मैं इसमें
ब्यूरोक्रेसी बोल सकता हूँ, सिविल सेवा बोल सकता हूँ, जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो आदमी इसमें शामिल होंगे। कभी आपने देखा बड़ा अधिकारी भीड़ में घुसता हुआ? और कितने हो गए? 98। 2% आदमी इस देश में ऐसे हैं, भारत में, जिनको मोह माया से दूर हैं। तो ये अब आपको तय करना है कि आप कौन सी दुनिया जी रहे हैं। ठीक है, ये सेशन इसलिए मैं बोलता हूँ ये जरूरी है आपकी आंखें खोलने के लिए। इस तरह के सेशन बहुत जरूरी है। ये सेशन मैं इस बार शनिवार को कंडक्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। ये यूट्यूब पे भी लाइव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, 95% भीड़ जो है वो धर्म बचा रही है, और धर्म के नाम पर हमारे देश में दंगे होते हैं। उन दंगों का फायदा भारत के राजनीति लोग उठाते हैं, राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। उनको इस भीड़ से कोई मतलब नहीं कि इस भीड़ को कैसे सुधारा जाए। उनका केवल और केवल मकसद है कि कैसे हम सत्ता को काबिज करें और अपना मुनाफा देखें। 1% वो है जो इस देश में राज करते हैं, जिसको हम राजा बोलते हैं, जिसने देश की लगभग 90% संपत्ति अपने अंडर में की हुई है। ध्यान दीजिएगा, 2% आदमी भारत के वो हैं जो केवल और केवल इंटेलेक्चुअलिटी के आधार पर चलते हैं, जिसको मैं बोल सकता हूँ सिविल सेवा, जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। आप कल के दिन सचिवालय में जाकर बैठेंगे, आप सरकारों के लिए, आप जनता के लिए पॉलिसियां बनाएंगे, तो आप उन 2% लोगों में शामिल हैं जो इस देश को चला रहे हैं। और 2% वो आदमी हैं जिनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं जो आध्यात्मिकता की दुनिया में कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, जो आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसको स्थापित करके जनता को जागृत कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की विडंबना है कि केवल और केवल 95% जनसंख्या भीड़ में शामिल है। तो अब आपको देखना है, आप राजा बनना चाह रहे हैं क्या बौद्धिकता को अपना रहे हैं, या मोह माया में? ये डेटा केवल 5% है। तो मैं बोल सकता हूं कि देश का जो 5% जनसंख्या है वही सही मायने में पढ़ा लिखा है, जिसको अच्छे बुरे की समझ है। और जो भीड़ में शामिल है वो मैं नहीं मानता वो पढ़ा लिखा है, वो तो सिर्फ रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चल रहा है। तो ये थोड़ा सा आपके सामने मैं तथ्य लेकर आया हूं। अब मेरे को बताइएगा आप कौन सी श्रेणी में लाई करते हैं। अब हम कुछ बजट में घाटे देखेंगे, डेफिसिट। सरकारें अक्सर घाटे दिखाती हैं। ठीक है, तो पहला घाटा आएगा यहाँ पर रिवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। रिवेन्यू डेफिसिट, बताओ क्या होता है रिवेन्यू डेफिसिट? पहले तो मेरे को यही बताओ घाटा क्या होता है। जब आपका खर्चा ज्यादा हो और आय कम हो, तो हम क्या बोलते हैं कि यार बहुत घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, आय कम है। यस। तो सिमिलर, अगर मैं राजस्व घाटे की बात करूं तो टेबल देखेंगे, फिर से बनाएंगे टेबल। ये बजट है, यहीं से सारे घाटे तैयार होंगे। बजट है, बजट में हमने देखा था एक होता है रिवेन्यू अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो रिवेन्यू के अगेन दो पॉइंट आप देख रहे थे, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, और एक होता है आपके पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलर यही कहानी यहां पर है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके पास कि रिवेन्यू डेफिसिट क्या है। अरे कुछ नहीं है, रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रिवेन्यू डेफिसिट आरडी इज इक्वल्स टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, यही तो होगा ना। मान के चलो मेरे पास जो प्राप्तियां हैं वो 100 रुपीज है, और खर्चा मैंने कर दिया है 110 का। तो जब मैं डेफिसिट घाटा दिखाऊंगा तो मैं कितना दिखाऊंगा? 110 माइनस 100 ना। तो घाटा कितना निकला? 10। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना आता है? 10। इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी हम इसको काउंट करते हैं। फॉर्मूला तैयार? यार बोलो यार भाई।
आप तो नींद में चले गए। मजा नहीं आ रहा ना? चलो, नेक्स्ट लिखेंगे, दूसरा घाटा लिखेंगे, प्रभावी, प्रभावी रेवेन्यू घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव मतलब प्रभावी राजस्व घाटा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट जो आपके पास आया है, इसमें से आपने कितनी संपत्ति लोगों को उधार दी है ताकि वो एसेट्स को क्रिएट कर सके। इसका मतलब होगा ग्रांट, अनुदान आप माइनस कर देंगे। अब आप मेरे को ये बताइएगा, अनुदान कहां पर आता है? अनुदान, ग्रांट कहां पर हमने कल पढ़ा था? ग्रांट आपने कहां पर पढ़ा था? नॉन डेवलपमेंटल वर्क पर पढ़ा था ना? नॉन डेवलपमेंटल वर्क, देखो देखो टेबल देखो, इस पर पढ़ा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो खाते होते थे अगेन, एक था आपके पास डेवलपमेंटल एक्टिविटी और एक था आपके पास नॉन डेवलपमेंटल। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट किसके रिस्पेक्ट में आएगा? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस अनुदान। और अनुदान क्यों करते हैं? आप कभी भी अगर दान दे रहे हैं, क्यों करते हैं? ताकि आप अपनी स्थिति को सुधार कर सके। और यहाँ पर बजट चल रहा है, तो बजट की जो स्थिति सुधरेगी वो है संपत्ति अर्जित करने से सुधरेगी। आपने मुझे 10,000 रुपये दिया उधार, वो उधार जो मैं आपको कभी नहीं पे करूंगा और आप मुझसे कभी नहीं मांगेंगे। क्यों दिया? ताकि मैं अपनी स्थिति में सुधार कर सकूं, अपनी जो पूंजी है उसमें इंप्रूव कर सकूं। तो इस तरह का जो भी आपके पास घाटा दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने दो घाटे अभी तक बताए हैं आपको, एक है आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट और एक है आपके पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अंडरस्टूड? जो राजस्व घाटा है वह घाटा होगा कि राजस्व में जो खर्चे हैं वह ज्यादा है कंपेयर टू राजस्व की जो प्राप्तियां हैं। और इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? प्रभावी जो राजस्व घाटा है वो क्या हुआ कि मेरे पास जो टोटल घाटा था, उस घाटे में से मैंने कितना पैसा लोगों को दान दिया है ताकि वह अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में ऊपर उठ सके। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलो चलो फास्ट। तीसरा आप घाटा देखेंगे, फिस्कल फिस्कल डेफिसिट। अक्सर सरकार यहीं पर बताती है, इसका मतलब होता है वित्तीय घाटा। एक साल में सरकार कितना घाटा उठाती है? वे वित्तीय घाटा, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर सुनिएगा, घाटा पूछ रहा है वो टोटल घाटा सरकार कैसे निकालेगी। तो जो भी आपके पास रिवेन्यू खर्चे होंगे और जो भी आपके पास खर्चे होंगे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी आपके पास खर्चे हैं, वह चाहे रिवेन्यू खर्चा हो चाहे कैपिटल खर्चा हो, इसमें से आप ये कितने हो गए? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें से हम टोटल पैसा को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। अंडरस्टूड? ये है आपके पास टोटल रिसिप्ट। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर कि हमारे पास जो फिजिकल डेफिसिट होता है, वित्तीय घाटा होता है, वो हम कैसे डिफाइन करें। दोबारा से टेबल को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हमने जब खर्चे देखे थे तो दो तरीके के एक्सपेंडिचर हमारे सामने आ रहे थे। आप वो टेबल अपने सामने रखिएगा। उसमें खर्चे में क्या देखा था हमने? एक हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों को जोड़ो और जो आपके पास रिसिप्ट था इसमें से माइनस करा दो। रिसिप्ट था रेवेन्यू रिसिप्ट
और दूसरा था रिवेन्यू, सॉरी, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ये आपने जोड़ा और ये माइनस करा दिया। खर्चे ऐसे ही तो निकलेंगे ना राज्य की सरकारों के। तो ये आपके पास है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। और जो आपके पास ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये क्या है? ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग है। इस पर नॉन कोई भी कर्ज नहीं है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। आपको इस पर कोई भी कर्जा नहीं देना है, नॉन डेप्ट। ठीक है, जैसे आपने लोन लिया और लोन इंटरेस्ट में जा रहा है, नो। यहां तक चलिएगा, चलिएगा फास्टली। तीन तरह के घाटे आपने देखे हैं अभी तक। अगर वो वित्तीय घाटा बात करे, फिस्कल डेफिसिट बात करे, तो टोटल खर्चे से टोटल प्राप्तियां माइनस कर देंगे। और जो टोटल खर्चे हैं वो दो हैं, एक है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों को जोड़ दो। और रिसिप्ट जो है वो भी दो है, एक है रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी है कैपिटल रिसिप्ट। दोनों को जोड़ दो और माइनस करा दो। नेक्स्ट। ठीक है, जो आपके पास फिस्कल डेफिसिट है ना, जो आपके पास फिस्कल डेफिसिट है, इसी को हम टोटल डेफिसिट बोलते हैं। कुल घाटा कितना है, ये वही है। इसका मतलब होएगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। बी केयरफुल। नंबर 4, चौथा घाटा आपके सामने। टोटल एक्सपेंडिचर आपको पता है रिवेन्यू प्लस कैपिटल, रिसिप्ट आपको पता है रिवेन्यू प्लस कैपिटल। नेक्स्ट, नंबर 5 जो घाटा है वो होता है मोनेटाइज्ड डेफिसिट। मोनेटाइज डेफिसिट सरकारों ने, दैट मींस 8 नवंबर को 2016 में भारत सरकार ने क्या किया था? 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज किया था। तो यहां पर मोनेटाइज डेफिसिट है। तो इसका मतलब क्या होता है? जब हम न्यू करेंसी को ज्यादा प्रिंट करा लेते हैं, यहां पर लिखेंगे प्रिंटिंग न्यू करेंसी बाय आरबीआई। तो इस तरह से भी घाटा हमको देखने को मिलता है। अब वो कैसा घाटा है? मान के चलो हमें 100 रुपए का नोट या 1000 रुपए की जो वैल्यू है मार्केट में वो लॉन्च करानी थी न्यू करेंसी में, लेकिन 1000 रुपए पर जो खर्चा आएगा वो 1000 से ज्यादा होता है। तो इस संबंध में अगर हम बात करें, तो जो घाटा हमने फेस किया, तो हम उस घाटे को मोनेटाइज डेफिसिट बोलते हैं। कल के दिन अगर ये क्वेश्चन बन गया कि आप मोनेटाइज डेफिसिट से क्या समझते हैं, तो गच्चा खा जाएंगे। तो मैंने मोनेटाइज डेफिसिट से कुछ नहीं समझते हैं कि जब आरबीआई नई करेंसी मार्केट में लॉन्च करता है, उस दौरान वह कुछ घाटे भी उठाता है, तो उसी घाटे को हम क्या बोल रहे हैं? मोनेटाइज डेफिसिट बोलते हैं। चलिए चलिए फास्टली यहां से। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल डेफिसिट माइनस माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जब सरकार लोन लेती है तो लोन पर इंटरेस्ट भी तो देती है ना। तो इंटरेस्ट जो आएगा हम उसको माइनस करा देंगे, किससे? टोटल घाट इससे माइनस करा देंगे हम टोटल घाटे से। टोटल घाटे से माइनस कराने के बाद जो भी आपके पास फिर घाटा महसूस होगा, घाटा निकलेगा, हम उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी कि घाटे जब सरकार बताती है, तो क्या तो आपके पास कैपिटल घाटा है, क्या आपके सॉरी, क्या आपके पास टोटल घाटा है जिसको मैं बोल सकता हूं, क्या आपके पास फिस्कल घाटा है, क्या आपके पास रिवेन्यू डेफिसिट है, क्या आपके पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, क्या आपके पास मोनेटाइज डेफिसिट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो टेबल दिमाग में रखिएगा थोड़ा कि कौन सा प्राइमरी रिसिप्ट है, आपका रिवेन्यू रिसिप्ट है, कौन आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन कैपिटल रिसिप्ट है और कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अंडरस्टूड? तो ये बजट का थ्योरी है। नंबर 7, सातवां घाटा, इफेक्टिव
इफेक्टिव को हिंदी में प्रभावी बोलते हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? वो होगा आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस प्लस अनुदान, ग्रा, ग्रांट फॉर न्यू फॉर न्यू एसेट्स, फॉर न्यू एसेट्स क्रिएशन। ठीक है, तो हमने अभी तक 7 आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं, इनको याद रखिएगा। जब आप अनुदान किसी को देते हैं, किसी को दान में पैसा देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि वो अपनी एसेट्स को क्रिएट कर सके। और जो आप खर्चे कर रहे हैं उसमें जोड़ दो तो टोटल खर्चे कितने निकल के आते हैं फिर? प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब ही पूंजी होता है, पूंजी पूंजी। ठीक है, नोट कीजिएगा यहां तक। चलो चलो चलो, ये फास्ट। मैं एक बार फिर से वापस लेके आता हूं, दोबारा से सुनिएगा। ये वही है, ये रिसिप्ट है। फास्ट, जल्दी से चलो जल्दी से चलो। नेक्स्ट पेज। फिस्कल को हिंदी में बोलते हैं वित्तीय घाटा। फिस्कल फिस्कल वित्तीय डेफिसिट, घाटा। चलो यार, जल्दी 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 चलो, फिर मैं आपको सरप्राइज बताऊंगा क्या है वो। ये नोट हुआ? जो अभी बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, प्लीज अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। ये घाटे समझ में आ रहे हैं आपको? फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं 2-3 मिनट के अंदर, क्योंकि बजट में इतना ही है और ऐसे ही सरकार अपने घाटे वगैरह बताती है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम 2024-25 का बजट डिस्कस करेंगे। कोई नहीं है ना? दमनप्रीत जी, आप भी लेफ्ट हो गई क्लास? कुछ कुछ क्लियर हुआ है? क्या क्लियर नहीं हुआ मेरे को ही बताओ। कोई बात नहीं है, क्या क्लियर नहीं हुआ है? आप, मैं प्रोसेस को कल भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मैंने वो आपके सामने टेबल बना रखी है ना, कौन सी टेबल? रिवेन्यू और कैपिटल, बस इसको ध्यान रखिएगा। घाटे क्या होता है कि घाटा आप कब फेल करते हैं? जब आप खर्चे ज्यादा कर देंगे और आपके पास इनकम कम है तो घाटा हो जाएगा।
तो जो खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कौन से वाला खर्चा ज्यादा हो रहा है? अगर कैपिटल खर्चे ज्यादा है या रिवेन्यू खर्चे ज्यादा है तो वो वही घाटा हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखिएगा इसको, फिर दोबारा से सुनिएगा वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सुनिएगा। और फिर अगर नहीं आएगा तो कल मैं आपको क्लियर करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सरप्राइज आपको बता रहा था, तो सरप्राइज सुनिएगा। ये चैनल है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। बस यही था जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करना था। ठीक है, ठीक है। बाकी हम इसमें फिर कल नेक्स्ट क्लास में आपसे बात कर रहे हैं, बजट डिस्कस करेंगे 24-25 का। तो क्लास आपने अच्छे से रिकॉल करना है, तो ही ये समझ में आएगी। दोनों वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सुनना है, कल वाला क्लास भी और आज का क्लास भी। ठीक है, इससे फिर बजट में जितनी भी आपके पास दुविधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। कल जब मैं बजट को डिस्कस करूंगा 24-25 का, तो उसमें जो भी दिक्कतें आपके सामने आएंगी वो सब खत्म हो जाएंगी बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से मेहनत कीजिएगा। कम समय में आपको सिलेक्शन लेना है और इस दुनिया से बाहर निकल के चले जाना है, और फिर 2% वाली जो लाइफ है उसको एंजॉय करना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहोगे तो ही आप स्वस्थ रह पाओगे, अदरवाइज दुनिया में भागते फिरोगे, कभी इधर कभी उधर, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।